नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षद जिंदल की क्रिटिकल सिचुएशन देखकर अनाया हर्षवर्धन को फोन करके अपनी मदद के लिए कहती है। वहीं अनाया की पूरी बात सुनकर अस्पताल के डॉक्टर को खुद की इंसल्ट महसूस होती है, तो वह उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन अनाया उसे जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। वह तुरंत पीछे मुड़ती है और ऑपरेशन थिएटर का रूम खोलना चाहती थी, लेकिन वह डॉक्टर उसे बीच में ही रोक देता है। यह देखकर अनाया अपने खतरनाक अंदाज में उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए दांत पीसकर बोली, मेरे पेशेंट्स, सब्र को टेस्ट मत करो। तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक पेशेंट दर्दी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि बात के परिणाम के बारे में सोचकर दर्दी को मरने देना चाहिए था। तुम तो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। फिर उसे घूरकर आगे बोली, अभी मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए। छोड़ो मेरा हाथ, वरना अंदर की सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी। लेकिन वह डॉक्टर इतना ठीक था कि वह अनाया का रास्ता रोककर खड़ा था और वह गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोला, तुम घटिया लड़की, निकलो यहाँ से और हमारे अफेयर्स में अपनी टांग न अड़ाओ। वह डॉक्टर किसी भी हालत में अनाया को अंदर नहीं जाने देना चाहता था। वही उसे अभी भी ढीठ बनता देखकर अनाया फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। अभी वो कुछ करती, तभी एक मजबूत हाथ उस डॉक्टर को कॉलर से पड़ते हुए अनाया से दूर करता है। अनाया ऊपर देखती है तो यह कोई और नहीं, आकाश जिंदल था। बाकी सब तो अभी भी सदमे में खड़े थे, क्योंकि किसी को अनाया की डॉक्टर वाली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, और ना यह आइडेंटिटी कभी बाहर भी लाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस आइडेंटिटी के साथ कितने खतरे उसका पीछा कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन हर्षद जिंदल को देखकर उसे कुछ अपनापन सा महसूस हुआ और वह उसे खोना नहीं चाहती थी। और वैसे भी जब से वह डॉक्टर बनी थी, तब से वह अपने डॉक्टर के फर्ज को बहुत अच्छे से निभाती थी। वह अपनी आंखों के सामने किसी पेशेंट को मरता नहीं देख सकती थी। अनाया, जिसे यह महसूस हो चुका था कि उसका रास्ता रोककर कोई नहीं खड़ा है, वह तुरंत अंदर गई और अंदर जाकर जो लोग हर्षद जिंदल का ट्रीटमेंट कर रहे थे उसे घूरते हुए बोली, निकल जाओ यहाँ से। वही अंदर दर्दी की सिचुएशन में काबू पाने की कोशिश कर रहे डॉक्टर ऐसे अचानक किसी के रोके जाने से गुस्सा हो गए और वह गुस्से में चिल्लाकर बोले, बाहर निकालो, यह ऑपरेशन थिएटर है, बच्चों का खेलने की जगह नहीं है। वही अनाया अभी बहस के मूड में नहीं थी। वह गुस्से में बोली, दूर रहो उसे, तुम उसकी हालात और खराब कर रही हो। लेकिन कोई डॉक्टर बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तभी अनाया गेट पर खड़े आकाश की ओर देखकर बोली, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? आकाश बिना इमोशन के बोला, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो अनाया यह भी समझ गई कि यह ज्ञान का भाई है। तभी आकाश बोला, आप मुझे आकाश कहकर बुला सकती है। वही अनाया बिना इमोशन के हर्षद जिंदल की नस चेक करते हुए बोली, मिस्टर आकाश, जल्द से जल्द चोपर के लैंड होने की जगह खाली करवाए। बहुत जल्द डॉक्टर की टीम यहाँ आएगी, जल्द से जल्द उन्हें यहाँ लाने की कोशिश कीजिए। उनके आने में देरी नहीं होनी चाहिए, और जब तक वह लोग नहीं आते तब तक इस टीम को यहाँ से बाहर फेंको। यह कहते हुआ वो उसका इलाज भी कर रही थी। आकाश जिंदल भी समझ गया कि अनाया कोई आम शख्सियत नहीं है। उसने उसके आसपास के मजबूत और को महसूस कर लिया था, और जब उसने गुस्से में उसे डॉक्टर को देखा था, तब वह समझ चुका था कि यह इंसान काफी इन्फ्लुएंस इंसान है। ऊपर से उसके डिसीजन लेने की इतनी अच्छी काबिलियत। वैसे भी वह एक मेजर जनरल था। उसकी नजरों से इंसान की परख कभी गलत नहीं हो सकती थी। इसीलिए वह गुस्से में उन डॉक्टरों की फौज को घूरते हुए बोला, बाहर निकलो। उनमें से एक डॉक्टर हकलाते हुए बोला, लेकिन मेजर जनरल आकाश, अभी भी पेशेंट की हालत काफी खराब है और आप इतनी क्रिटिकल हालत में मिस्टर हर्षद जिंदल को इस अनजान शख्स के हवाले कैसे कर सकते हैं? तभी एक और डॉक्टर अनाया की इंसल्ट करते हुए बोला, क्या आपको यकीन है कि यह छोटी सी लड़की कमांडर को बचा पाएगी? वही उसकी बात एक पल के लिए आकाश जिंदल को भी चुप कर देती है, क्योंकि सच में वह अनाया की आइडेंटिटी नहीं जानता था। तभी ज्ञान, जो कब से खामोश खड़ा था, वह अपनी नम आवाज में अनाया को देखकर बोला, अनाया दी, प्लीज हर्षद भाई को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अनाया भी अपनी आंखों में नमी लाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जाओ, जल्द से जल्द मेडिकल टीम को यहाँ लेकर आओ। हर्षवर्धन उसे लेकर आ रहा है।
फिर उन डॉक्टरों की ओर इशारा करके बोली, वैसे भी यह लोग मुझे असिस्ट नहीं कर सकते। इनके पास वह काबिलियत नहीं है कि मेरे साथ ऑपरेशन करे। यह सुनकर उन सभी डॉक्टरों को गुस्सा आया। उनमें से एक लेडी डॉक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए अनाया से बोली, तुम्हारा मतलब क्या है कि हम तुम्हें असिस्ट नहीं कर सकते? तुम जानते भी हो कि हमारे पास कितनी काबिलियत है। तुमने तो अभी तक डॉक्टर की डिग्री भी नहीं ली होगी और यहाँ पर हम पर हुक्म चलाने आ गई हो। ऐसा तो तुम क्या करना चाहती हो जिसमें हम में से कोई असिस्टेंट नहीं कर सकता? अनाया हर्षवर्धन को एक इंजेक्शन लगाते हुए बिना भाव के बोली, ओपन हार्ट सर्जरी और क्रैनियोटमी ब्रेन सर्जरी। वहीं अनाया के बोले हुए लफ्ज वहां खड़े डॉक्टर के ऊपर किसी बम की तरह फटे, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी इंडिया में नहीं होती थी। यह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। जाहिर सी बात है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस गंभीर स्थिति में ये सर्जरी बहुत कारगिल है, जिसमें अभी हर्षद जिंदल की मेडिकल रिपोर्ट निकालने का वक्त नहीं है। हार्ट के किस हिस्से में समस्या है वह पता करने के लिए स्कैनिंग करना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग रिपोर्ट निकालने के लिए कई घंटे चाहिए, लेकिन हर्षद के पास इतना वक्त नहीं था। इसीलिए ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से आपको पहले ही चेस्ट एरिया खोलकर देखना पड़ता है कि समस्या कहाँ पर है। उसके बाद आपको उसे जगह पर ऑपरेट करना पड़ता है। इसीलिए वहाँ के डॉक्टर को इस सर्जरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उन लोगों ने तो बस इसके बारे में सुना था। सभी डॉक्टर बस आंखें फाड़े अनाया को देख रहे थे। किसी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अब डॉक्टर जो कब से यह सब कुछ देख रहा था, वह अनाया को घूरते हुए बोला, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? यह कितना कॉम्प्लिकेटेड है। क्या अनाया करेगी सर्जरी? और क्या वक्त पर हर्षद को बचा लिया जाएगा? और क्या इन सब में कोई और प्रॉब्लम आएगी? मिलिट्री हॉस्पिटल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया की बातें सुनकर सभी डॉक्टर आंखें बड़ी कर उसे घूरते हैं, जैसे उसकी बातों पर उसे यकीन ना हो, और अभी उसके साथ बहस करने ही वाले थे। तभी वहां पर दो मिलिट्री ऑफिसर आते हुए हड़बड़ाकर आकाश जिंदल से बोले, मेजर जनरल, 2 हेलीकॉप्टर हमारे कैंपस में लैंडिंग की परमिशन मांग रहे हैं। यह सुनकर आकाश जिंदल की आंखें छोटी हो गई और वह एक नजर अनाया को देखते हैं, फिर परेशान होकर पीछे खड़े अपने दादाजी को देखते हैं, जो अभी भी अपने सबसे बड़े पोते को इतनी खराब हालत में देखकर उदास बैठे थे। किसी को कुछ ना बोलता देख वह ऑफिसर वापस पूछता है, मेजर जनरल, क्या हम उन चोपर को लैंडिंग की परमिशन दे दे? उसकी बात सुनकर आकाश जिंदल भी होश में आते हुए बोला, किसके है वो चोपर? तभी एक ऑफिसर बोला, मेजर जनरल, वह रावत खानदान के चोपर है। यह सुनकर तो आकाश जिंदल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि पहले जब अनाया ने फोन पर हर्षवर्धन का नाम लिया था तब उसे शक हुआ था, लेकिन एक पल के लिए भी उसके दिमाग ने यह बात नहीं मानी कि हर्षवर्धन रावत इतना बड़ा आदमी उसके सामने खड़ी छोटी सी लड़की से किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि रावत खानदान के चोपर मिलिट्री कैंपस के ऊपर उड़ रहे हैं, तो वह समझ गया कि जरूर बात कुछ और है। वह तुरंत बाहर की ओर भागा ताकि सिचुएशन को अपने काबू में कर सके। वही ज्ञान और उसके दादाजी अभी भी नम आंखों से ऑपरेशन थिएटर को देख रहे थे। तभी जीविका खुराना अपने पास खड़ी हुई छोटी सी राधिका जो रो रही थी, उसे कुछ इशारा करती है। राधिका भी समझ गई, इसीलिए वह तुरंत आकाश जिंदल के पीछे भागी। वह लोग थोड़ी ही देर में ग्राउंड में पहुंच गए। आकाश जिंदल बिना किसी इमोशन के उन चोपर पर लैंड करने की परमिशन दे देता है। थोड़ी ही देर में चोपर पर नीचे लैंड हो गए। उन चोपर में से एक डॉक्टर की एक टीम नीचे उतरी और दूसरे चोपर में से हर्षवर्धन रावत नीचे उतरा। उसके साथ बहुत सारे गार्ड थे, जिसने रावत खानदान का बेज पहना हुआ था। हर्षवर्धन अपनी रौबदार पर्सनैलिटी के साथ बिना इमोशन के चलते हुए आकाश की ओर बढ़ा। अभी आकाश कोई सवाल पूछता, उससे पहले ही राधिका वहां आ गई और वह रोते हुए बोली, हर्षवर्धन भाई। वह अनाया दी। वह अभी इतना ही बोली थी कि हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। वो परेशान होकर बोला, क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है, और तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी राधिका उसे खींचते हुए अंदर ले जाकर बोली, भैया आप पहले अंदर चलिए, मैं आपको सारी चीज बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके पीछे पीछे आकाश भी चला गया। हालांकि वह हर्षवर्धन से बात करना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी हर्षद जिंदल की जिंदगी थी, इसीलिए वह बहस नहीं करता। और डॉक्टरों की टीम भी उसके पीछे ही चली गई। थोड़ी ही देर में डॉक्टरों की टीम वार्ड के बाहर खड़ी थी। जैसे ही अनाया ने उस टीम को देखा, उसकी नजरें मिस्टर बख्शी के ऊपर चली गई।
उन्हें वहां देखकर अनाया बिना भाव के बोली, जल्द से जल्द ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी कीजिए, पेशेंट के पास वक्त नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी, जो पहले कंफ्यूज थे हर्षवर्धन के यहाँ बुलाने से, वह समझ गए थे कि उन्हें हर्षवर्धन ने नहीं बल्कि डॉक्टर एना ने बुलाया है। वह तुरंत अपने साथ आई हुई टीम को ऑपरेशन की तैयारी करने को कहता है। सिचुएशन की कॉम्प्लिकेशन जटिलता देखते हुए अनाया भी ऑपरेशन गाउन पहन लेती है। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहां पर लाल बत्ती जल उठती है। ऑपरेशन शुरू होते ही सभी लोग जो बाहर खड़े थे वो अंदर ही अंदर बेचैन होने लगे। यह हॉस्पिटल सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, यहाँ तक कि देश के नामी अस्पताल में इसकी गिनती होती थी, क्योंकि यहाँ पर देश के जवानों की देखभाल की जाती थी और इलाज किया जाता था। इसीलिए यहाँ के ऑपरेशन थिएटर भी काफी खास थे। कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन को लाइव देख सकता था। यह याद आते ही पास खड़े हुए अस्पताल के पुराने डॉक्टर आकाश जिंदल की ओर देखकर परेशान आवाज में बोले, मेजर जनरल, हमें इस अनजान शख्स पर यकीन नहीं करना चाहिए। चलिए हम ऑपरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, कहीं यह पेशेंट की जान खतरे में ना डाल दे। यह सुनकर हर्षवर्धन की मुखिया कस जाती है। आखिरकार वह उसकी बीवी की बेइज्जती कर रहा था, जिसकी औकात भी नहीं थी उसकी बीवी का नाम लेने की। वही यह कहते हुए उस डॉक्टर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उसे अभी भी अनाया कोई फ्रॉड लगती थी, जो बस जिंदल खानदान के सामने अपने नंबर बढ़ा रही थी। जरूर उसकी कोई अपनी लालच होगी, या फिर वह जिंदल खानदान में शादी करना चाहती होगी। उसके दिल में यही चल रहा था, इसीलिए वह अनाया की बुराई कर रहा था। वैसे उसकी बात पर जिंदल खानदान में या फिर वहां खड़े किसी भी शख्स को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह सच में ऑपरेशन देखना चाहते थे। इसीलिए वह उस ऑपरेशन थिएटर के उसे खुफिया डोर के पास चले गए, जहां से कांच के जरिए उस ऑपरेशन को ऊपर से देखा जा सकता था। वह लोग जैसे ही उस ग्लास के बॉक्स के पास जाते हैं और नीचे चल रहे ऑपरेशन को देखते हैं, तो वहां खड़े हर किसी की आंखें फटने को थी, क्योंकि इस वक्त हर्षद जिंदल की चेस्ट खुली हुई थी और उसका हार्ट नजरों के सामने साफ साफ धड़कता हुआ नजर आ रहा था, जैसे शरीर का कोई अंग खुला हो और उसके ऊपर चमड़ी की परत ना हो। यह देखकर राधिका और ज्ञान की आंखें तो नम हो गई और उन दोनों को तो चक्कर से आने लगा था। वही जीविका को भी अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके लिए भी यह काफी कठिन था। जीविका ने जब ज्ञान और राधिका की हालत देखी तो वह उसे लेकर बाहर चली गई, लेकिन बाकी सभी लोग जो वहां खड़े थे वो या तो मिलिट्री से थे या फिर डॉक्टर थे। उनके लिए खून खराब बस ज्यादा मायने नहीं रखता था। वही हर्षवर्धन के लिए तो यह मामूली सी चीज थी, क्योंकि आखिरकार वह अंडरवर्ल्ड किंग था। हालांकि दुनिया इस बारे में नहीं जानती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने कितने ही लोगों को ऐसे खड़े खड़े दो हिस्सों में काट दिया था, इसलिए वह भी बिना इमोशन के ऑपरेशन को देख रहा था। आज वह अपनी बीवी को पहली बार ऑपरेशन करते हुए देख रहा था। दूसरी ओर अनाया सामने डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इस वक्त अनाया को असिस्ट मिस्टर बख्शी खुद कर रहे थे, क्योंकि यह काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी और हल्की सी चूक पेशेंट की जान ले सकती थी। अनाया मॉनिटर को देखते हुए परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे जो चीज चाहिए थी वह अभी तक उसके पास नहीं आई थी। वह बेचैन होकर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी। उसकी आंखों की वह बेचैनी नोटिस की थी। क्या हर्षद की हालत ज्यादा खराब है? और क्या हर्षवर्धन आगे आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? और कैसे होगी आगे की सिचुएशन? ऑपरेशन पर नजर रखना। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया ऑपरेशन करते हुए काफी परेशान नजर आ रही थी। हर्षवर्धन भी नोटिस करता है। तभी हर्षवर्धन के पास खड़ा हुआ उसका सेक्रेटरी रजत के फोन की रिंग बजती है। रजत इतने टेंस माहौल में अपना फोन बजता सुन परेशान होकर फोन उठाता है, क्योंकि सभी लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे, डिस्टर्ब ना करने के लिए। जैसे ही रजत फोन उठाता है, सामने वाले इंसान की बात सुनकर रजत परेशान हो जाता है। वह तुरंत हर्षवर्धन के पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो जाती है। वह फ्रस्ट्रेटेड आवाज में आकाश को घूरते हुए बोला, गेट पर अपने ऑफिसर्स को कहो कि कार को अंदर आने दे। यह सुनकर आकाश कंफ्यूजन से उसे घूरता है, तो हर्षवर्धन दांत पीसते हुए बोला, अगर अपने भाई को बचाना चाहते हो तो गेट पर जो इंसान है उसे कैंपस में आने दो। यह सुनकर आकाश भी समझ गया कि हर्षवर्धन क्या कहना चाहता है। वह तुरंत फोन निकालकर अपने आदमियों को फोन करता है। हर्षवर्धन भी पीछे खड़े हुए रजत को इशारा करता है कि उसे अंदर ले आओ। इशारा मिलते ही रजत बाहर चला जाता है।
उस इंसान को लाने के लिए। सभी लोग ऑपरेशन को गौर से देख रहे थे। सामने अनाया काफी कंसंट्रेट फोकस होकर ऑपरेशन कर रही थी। वहां की सिचुएशन काफी क्रिटिकल चल रही थी। तभी हर्षवर्धन के पीछे एक लड़की की आवाज आई, हेलो सर, मैम कहाँ पर है? इस आवाज को सुनकर वहां खड़े हुए सभी डॉक्टर और बाकी के परिवार के लोग उस आवाज की ओर देखने लगे। वही एक अनजान लड़की को वहां देखकर आकाश जिंदल के आगे छोटी हो गई। लेकिन हर्षवर्धन भी बिना इमोशन के बोला, वो नीचे ऑपरेशन में है। उसने तुमसे क्या मंगाया? यह सुनकर कि उनकी मैडम ऑपरेशन में जा चुकी है, सेक्रेटरी रेशमा परेशान हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, क्या मैं लेट हो गई? इतना बोलकर वह नीचे देखती है तो रेशमा परेशान होकर अपना सर सहलाते हुए बोली, ओपन हार्ट सर्जरी, वह भी बिना मशीन और इक्विपमेंट के। यह सुनकर वहां खड़े हुए डॉक्टर उस लड़की को एलियन की तरह देखते हैं। उसमें से एक डॉक्टर से रहा नहीं गया तो वह पूछ लेती है, तुम कहना क्या चाहती हो? वहां इतने सारे इक्विपमेंट मशीन तुम्हें दिख नहीं रहे। लेकिन सेक्रेटरी रेशमा उसे जवाब नहीं देती और हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, बॉस इसे अंदर भिजवाए, मैडम को इसकी सख्त जरूरत है, वरना सिचुएशन हाथ से चली जाएगी। यहाँ की इक्विपमेंट और मशीन इतने एडवांस नहीं है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म कर सके। यह सुनकर उन डॉक्टरों को खुद की बेइज्जती सी महसूस हुई है। कुछ मिलिट्री ऑफिसर जो पीछे खड़े थे, उन लोगों को भी यही महसूस हुआ कि यह लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है। लेकिन उन सबको रेशमा कैसे समझाए कि उसकी मैडम कुछ साल आगे चल रही है। उसके पास इतने एडवांस मशीन है जिसकी खोज अब तक दुनिया में हुई भी नहीं। बस उसने उन मशीनों को बाहर नहीं निकाला, ना ही कभी किसी की नजरों के सामने आने दिया। यह बात हर्षवर्धन भी जानता था, इसलिए हर्षवर्धन किसी के हाथों उन सभी इक्विपमेंट को अंदर भिजवा देता है। बॉक्स को अंदर देखते ही अनाया समझ जाती है कि रेशमा आ गई। वह तुरंत अपने हाथ से ग्लव्स निकालती है और उस बॉक्स को खोलती है। बॉक्स खोलते ही अंदर पड़े हुए अलग अलग इक्विपमेंट और दवाइयों को देखकर सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी भी दवाई को ना ही कोई लेबल था और वहां पर रखी गई सर्जिकल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एडवांस थे, जैसे उसको स्पेशली बनाया गया हो। और यह सच भी था। उन सभी सर्जिकल इक्विपमेंट को अनाया के हिसाब से बनाया गया था और कह सकते हैं कि यह फ्यूचर के हिसाब से बनाया गए थे। वैसे भी सर्जिकल इक्विपमेंट फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाने वाले थे, लेकिन अनाया उसे सालों से इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी स्किल बहुत ज्यादा एडवांस हो गई थी। दूसरी ओर ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट मिलते ही अनाया काफी स्किल तरीकों से ऑपरेशन शुरू कर देती है। अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी, वह बस मिस्टर बख्शी को बीच बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। मिस्टर बख्शी भी उसकी बातें गौर से सुन रहे थे और उसका सपोर्ट कर रहे थे। यह उनके लिए भी मेमोरेबल मोमेंट्स, यादगार समय था। उन्होंने भी तभी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं देखी थी, आज तो वह इतनी बड़ी सर्जरी में अनाया को असिस्ट कर रहे थे। इसीलिए वहां की टीम काफी एक्साइटेड थी और खुद को काफी लकी समझ रही थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन के पास खड़ी हुई टीम काफी कॉम्प्लिकेटेड नजरों से नीचे का नजारा देख रहे थे। उन लोगों को अभी भी अनाया पर यकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वैसे वैसे उनके चेहरे के रंग उड़ गए। उनमें से एक डॉक्टर और अविश्वास से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? यह इतनी आसानी से सर्जरी कैसे परफॉर्म कर सकती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। यह लड़की है कौन? लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता। सभी के मन में यही सवाल था, इसीलिए वो लोग हर्षवर्धन और रेशम की ओर देखते हैं, जैसे वो उन्हें जवाब देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। तकरीबन से 3 घंटे के लंबे प्रोसेस के बाद अनाया को उसके हाथ के आर्टरी के पास से एक बुलेट मिली। वही बुलेट को देखकर ऊपर खड़े हुए डॉक्टर, जो कुछ घंटे पहले अनाया का मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे काले पड़ गए। दूसरी ओर अनाया को देखते हुए एक सीनियर डॉक्टर बोला, क्या सच में यह कोई इंसान भी है? इसने पेशेंट दर्दी को देखकर कैसे पता कर लिया कि उसकी हार्ट के पास बुलेट है? तभी एक और डॉक्टर बोला, जरूर यह कोई बहुत बड़ी डॉक्टर होगी या फिर उसके पास कोई मशीन होगी। तभी एक और लेडी डॉक्टर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बस अनुमान लगाया है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि उसके पास कोई मेडिकल डिग्री भी है। इसी तरह की उन डॉक्टरों के बीच बातें चलने लगी और हर डॉक्टर अपनी बात रख रहा था। किसी को अनाया की स्किल पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग नहीं जानते थे कि अगर उनकी बात पास खड़े तानाशाह हर्षवर्धन ने सुन ली तो आज उनके जीने का आखिरी दिन होगा।
हर्षवर्धन गंभीर होकर बस अनाया को देख रहा था। उसे और किसी से मतलब नहीं था। वह देखते ही पहचान गया कि अनाया बहुत ज्यादा थक चुकी है, क्योंकि अनाया के चेहरे पर पसीना और उसकी आंखों में थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। कहने को तो ऑपरेशन एक सिंपल सी प्रोसीजर थी, जिसमें कोई शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन यह तो दुनिया का हर डॉक्टर जानता है कि शारीरिक बल से मानसिक बल ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। इसीलिए जितना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, किसी डॉक्टर के लिए उतनी ही थकावट होती है। और अनाया को देखकर यह साफ साफ दिख रहा था कि वह इस वक्त किस हालात से गुजर रही है। क्या अनाया अपनी पहचान बताएगी सबको? और क्या ऑपरेशन होगा सक्सेस? और क्या हर्षवर्धन उन डॉक्टरों को माफ करेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।